मोहल्ले का प्यार। अंकित भाई, सुबह सुबह कैप्टन अमेरिका देख ली थी क्या? जो भागे जा रहे हो, हाँ? और यहाँ फट के 4 हो गई है। विकास ने अभी अभी इतना कहा ही था कि पीछे से एक लड़का भागते हुए उसे ठोकर मारकर गुजर जाता है। तू और भाग ले भैंस की औलाद, हर कोई सुपर हीरो हो रहा है। वो लड़का भागते भागते आगे अंकित से टकरा जाता है। तभी अंकित उस लड़के से कहता है, अबे अंधा है क्या है? 6 फुट का ये आदमी दिख नहीं रहा तुझे? इतनी खाली जगह पड़ी हुई है और तू मुझ में घुसे जा रहा है। ओ फिल्म, ऐसे घूर मत, नहीं तो तेरी आंखें खींच लूंगा मैं अभी। वो लड़का बिना कुछ बोले वहां से आगे भागने लगता है। तभी वहां पर विकास आ जाता है और अंकित से पूछता है, क्या हुआ भाई फ्लैश की औलाद, तुम्हें भी टक्कर मार गया क्या ये? अबे हाँ यार, बड़ा अजीब आदमी था। हाँ? अरे विकास, उन्हें नोटिस किया? वो बहुत घबराया हुआ लग रहा था और बहुत जल्दबाजी में भी था। हाँ हाँ, उसके बहन के पकोड़े तल रहे होंगे, वही खाने की जल्दबाजी होगी उसे। अब हमें क्या, घबराए या फिर टट्टी निकल जाए हैं? अरे विकास, तू समझ नहीं रहा। देखो, उस लड़के के पास किसी लड़की का बैग भी था। अरे यार, तो शौकीन होगा, हमें क्या? तू ऐसा कह रहा है जैसे मतलब किसी का बैग छीन कर भाग रहा हो वो। अरे हाँ विकास, मैं भी बस यही कहना चाह रहा था कि वो किसी का बैग चुरा कर भाग रहा है। क्या? तो पकड़ो ना साले को। हाँ हाँ, चल 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 चल। जिसके बाद अंकित और विकास दोनों उस लड़के को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं और कुछ देर बाद उसे पकड़ लेते हैं। साले रुक, किसका बैग लेकर भाग रहा है तू? हैं? विकास, रिमांड में ले इसको। अरे मेरा ही तो बैग है, और किसका बैग है भैया? सच से बता, किसका बैग है ये? वरना तेरे थोबड़े का नक्शा बिगाड़ने में ना 1 मिनट नहीं लगेगा मुझे। अच्छा रुक, ये तेरा बैग है ना? तो तू भाग क्यों रहा था, हैं? जैसे तू मैराथन भाग रहा हो। ठीक है, अगर तेरा बैग है तो इसमें तेरा आईडी प्रूफ तो होगा ही। अभी देखता हूँ। जैसे ही अंकित उस बैग को चेक करने वाला होता है कि तभी वहां पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम हिमानी होता है। वो उस बैग को छीन लेती है। ये मेरा बैग है और शर्म नाम की चीज नहीं है तुम लोगों में। ऐसे भाड़े के चोर रखे हुए हैं, उनसे बैग छिनवाते हो। शक्ल से तो तुम दोनों बहुत अच्छे घर के लग रहे हो, कुछ अच्छे काम भी कर लो। और तू तू मेरा बैग लेकर भाग रहा था? तू जानता भी है मैं कौन हूँ? आ इधर कंजर, अभी तुझे बताती हूँ। हिमानी इस तरीके से बात कर रही थी, तब अंकित उसे घूरे जा रहा था। तभी हिमानी उससे कहती है, हेलो मिस्टर, घूर क्या रहे हो? वो तो भाग गया, पर तुझे तो मैं छड्डांगी नहीं। 2 मिनट रुक, अभी मैं पुलिस को फोन करती हूँ। अरे वो मैडम, ये जो बैग आपके पास है ना, ये हम दोनों की वजह से आपके पास है। थैंक यू बोलने की बजाय पुलिस कंप्लेंट करने की धमकी दे रही हो आप हमें, हैं? ये काम करो, कंप्लेंट ही कर दो। साला भलाई का जमाना ही नहीं रहा यार। क्या आप दोनों चोर नहीं है? जी नहीं, हम दोनों कोई चोर नहीं है। हाय रब्बा, आई एम सो सॉरी। आई थॉट आप दोनों चोर हो। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी और थैंक यू। ऐसा बोलकर हिमानी वहां से चली जाती है और अंकित उसे देखता ही जा रहा था। अरे भाई, उसे जाते हुए ऐसे घूरता रहेगा कि चलेगा भी यहां से अब? अरे भाई, तेरे भाई को प्यार हो गया रे। ये वही लड़की है जो हमारे मोहल्ले में अभी अभी नई नई आई है क्या? तो इसी के बारे में कल बात कर रहा था। अरे मैंने तो सुना है कि पूरे मोहल्ले के लड़के इसके पीछे पड़े हुए हैं। अरे हाँ यार, अब तू ही कोई जुगाड़ चला दे और तू इसे अपनी भाभी बना ले। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे भाई, तेरा दोस्त अभी जिंदा है, चिंता मत कर तू। दरअसल हिमानी अभी हाल में ही मेहमान नगर मोहल्ले में आई थी। हिमानी इतनी खूबसूरत थी कि मोहल्ले के सारे लड़के उसकी खूबसूरती के दीवाने थे और उसे पटाने के लिए हर एक पैतरे आजमाने लगते हैं, लेकिन वो किसी के हाथ नहीं आती। एक रोज की बात है। बेटा, हम तो इस मोहल्ले में आकर सच में परेशान हो गए। यहाँ के लड़कों को तूने देखा है ना, कितने लफंगे हैं। मुझे तो बस यही डर लगा रहता है कि तू सही सलामत कॉलेज से घर आ जाए। माँ, तुसी फालतू में न टेंशन ले रहे हो, डरने की लोड़ ना सी। और वैसे भी इस मोहल्ले में डराने धमकाने से बात नहीं बनेगी, ये सब चीज प्यार से करना पड़ेगा। देख, मैनू कुछ ना पता, बस तू घर सही सलामत आ जाइयो, ठीक? जी माँ। इसके बाद हिमानी अपने 2 दोस्तों के साथ कॉलेज जाने लगती है और कॉलेज के रास्ते में उसे 2 लफंगे लड़के मिल जाते हैं। अरे वो देख, तेरी भाभी जा रही है। अरे भाई, वो मेरी भाभी नहीं बल्कि तेरी भाभी है।
फिर से वही बात, चल ठीक है, ये जिससे भी पट जाए ये उसकी हुई, ठीक है? हाँ ठीक है। वो दोनों लड़के आपस में सलाह करके हिमानी और उसकी सहेलियों के पीछे पीछे आने लगते हैं और गाना गाते हैं। धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए, मस्त मस्त आंखों से छलकाओ न मदिरा, मधुशाला में ताला ना पड़ जाए। हाय 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 हाय। अरे अब रुक भी जाओ। तभी हिमानी प्यार से उनसे कहती है, देखो, आप लोग हमें ऐसे परेशान मत कीजिए रोज। ऐसे हमारे पीछे आने का कोई फायदा नहीं है। ऐसा क्यों? हिमानी की इतना मना करने के बाद भी वो दोनों लड़के उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं कि तभी वहां पर बाइक से अंकित आ जाता है और उनसे कहता है, अरे ओ तरुण और मनोज, तुम दोनों अपनी आदतों से बाज नहीं आओगे ना? हा? देखो, हिमानी जी को ऐसे परेशान करना बंद कर दो, ये मेरी रिश्तेदार है। अच्छा, और अगर हम तेरी बात ना माने तो क्या कर लेगा तू हमारा? अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो तू जानता है कि मैं क्या कर सकता हूँ तेरा हाल। अरे अरे अरे, रुको रुको, ऐसे लड़ने की आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती। प्लीज आप सब यहाँ से चले जाइए। अगर आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इस मोहल्ले को छोड़कर चली जाऊंगी। हिमानी के इस तरह कहने पर वो दोनों लड़के वहां से चले जाते हैं और वहीं हिमानी अंकित से कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने फिर से मेरी मदद की उन लफंगों से पीछा छुड़ाने में। मेंशन नॉट हिमानी जी। तो अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात कहूं, मतलब हम लोग दोस्त बन सकते हैं क्या? ठीक है, लेकिन सिर्फ दोस्त। ओके? ठीक है, ओके। ऐसा कहकर अंकित भी वहां से चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता है और मोहल्ले वाले अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं। वो आए दिन हिमानी को ऐसे ही छेड़ते हैं और हिमानी भी चुपचाप ऐसे ही मोहल्ले के लड़कों से कुछ भी नहीं कहती। वहीं समय के साथ साथ अंकित और हिमानी एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। हिमानी हर छोटे बड़े काम के लिए अंकित को बुलाया करती थी। वहीं अंकित भी मन ही मन हिमानी को बहुत चाहने लगा था। ऐसे ही वक्त बीतता है और एक साल ऐसे ही गुजर जाता है। हिमानी और अंकित की दोस्ती इतनी अच्छी हो जाती है कि अंकित हिमानी के घर पर चाय भी पीने के लिए आ जाया करता था। हिमानी को ये नहीं पता था कि अंकित उसे मन ही मन चाहने लगा था। वो दोनों अब हर जगह पर एक साथ घूमने फिरने जाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। एक शाम अंकित अपने घर अपने दोस्त विकास को बुलाकर उससे कहता है, यार विकास, मैं और हिमानी बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं और मेरा हिमानी के प्रति प्यार और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। क्या? यानी तूने अभी तक भाभी को अपने दिल की बात नहीं बताई? भाई वो कहाँ गया जुनून जो तू मुझे दिखाया करता था? हैं? यार मैंने उसे बताने की बहुत कोशिश की तो, लेकिन अंदर से ना मतलब हिम्मत सी नहीं आ रही यार, क्या बताऊं तुझे। तो भाई अब तो तुम दोनों अच्छे दोस्त भी हो और तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते भी हो। और देखो, जब तुम भाभी को अपने दिल की बात बताओगे ना तो वो भी मना नहीं करेगी। अब तू देरी मत कर और कल अपने दिल की बात भाभी को बता दे। अरे यार फिर भी डर लगता है ना। चल ठीक है, मैं कल अपने दिल की बात हिमानी को बता ही दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये हुई ना बात। ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है और अंकित अपनी पूरी तैयारी के साथ हिमानी को प्रपोज करने के लिए बुलाता है। कहाँ हो हिमानी? मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूं। मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है। अच्छा, ऐसा क्या? मैंने भी वैसे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है। ठीक है, मैं जल्दी से आती हूँ, तुम मेरा वेट करना। हिमानी के इस तरह कहने पर अंकित को भी यही लग रहा था कि जो आग उसके दिल में लगी है शायद वही आग हिमानी के दिल में भी जल रही है। अंकित बेसब्री से हिमानी का इंतजार कर रहा होता है और कुछ देर बाद हिमानी एक लड़के के साथ वहां पर आती है और उससे कहती है, अंकित, मैंने कहा था ना कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ये है वो सरप्राइज। इनसे मिलो। इनका नाम है विवेक और मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। दरअसल मैं ये तुम्हें पहले ही बताना चाहती थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं तुम्हें क्यों ना सरप्राइज दूं। मैं इनसे कॉलेज में मिली थी और वहीं से हमारी मुलाकात दोस्ती से प्यार में बदल गई। तो ये कैसे लगे तुम्हें? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और विवेक जी, आप कैसे हैं? बिल्कुल मस्त। आपकी दोस्त हिमानी के साथ। वैसे हिमानी आपकी बहुत तारीफ करती है कि अंकित बहुत अच्छा दोस्त है, मेरी हर चीज हर काम में मदद करते हैं। सच में बहुत बहुत थैंक यू मेरी हिमानी का साथ देने के लिए। और हाँ अंकित, अगले महीने 14 तारीख को हमारी शादी है, तो तुम हमारी शादी में जरूर आना। अरे शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। और क्यों नहीं, मैं आप लोगों की शादी में जरूर आऊंगा।
आखिर हिमानी मेरी इतनी अच्छी दोस्त जो है। ठीक है अंकित, अब हम चलते हैं, आज हमारा मूवी का प्लान है। ऐसा कहकर हिमानी वहां से चली जाती है और अंकित मुंह लटकाए वहां पर खड़ा रहता है। ये सारा नजारा विकास थोड़ी दूर से देख रहा होता है और कुछ देर बाद वो अंकित के पास आता है। अरे यार अंकित, मैंने सोचा नहीं था कि तेरे साथ ऐसा होगा यार। एक काम कर, तू मूड मत खराब मत कर यार। यार मैं सच में हिमानी से बहुत प्यार करता था, लेकिन अब क्या करूं। खैर छोड़ो। अंकित इतना कह ही रहा होता है कि तभी उसके मोहल्ले में एक नई लड़की आती हुई दिखाई देती है और उसे देखते ही अंकित उसकी ओर जाने लगता है, जिस पर विकास कहता है, हेलो भाई, अब फिर से हैं? लगता है अंकित को दोबारा से मोहल्ले में प्यार मिल गया है, हैं? ये नहीं सुधरेगा बंदा, अब ये इसके प्यार में पड़ जाएगा। और इस तरह एक और लड़की मोहल्ले के सभी लड़कों के लिए उनकी क्रश बनकर आ जाती है। अरे वाह भाभी, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। क्या बना रही हो आज आप? आज तुम्हारी मनपसंद के मूंग की दाल पकोड़े बना रही हूँ। अरे वाह भाभी, आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया। जब से ये बारिश का मौसम शुरू हुआ है, तब से मेरा मूंग के दाल के पकौड़े खाने का काफी मन कर रहा था। थैंक यू भाभी, आप मेरा कितना ज्यादा ख्याल रखती हो। वैसे मैं ज्यादा ख्याल रखती हूँ या आलिया? आलिया? कौन आलिया भाभी? मैं तो किसी आलिया को नहीं जानता। अरे वही आलिया जिससे आप कल छत पर वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे। मैंने कल आपको उससे वीडियो कॉल पर बात करते हुए देख लिया था। अब छुपाने से कोई फायदा नहीं, इसलिए ना सच सच बता दीजिए देवर जी। अरे भाभी, आपसे क्या छुपाना। आलिया मुझे कॉलेज में मिली थी, बहुत ही अच्छी लड़की है और काफी बड़े परिवार से भी है। भाभी, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो इस प्यार को कोई नाम भी तो देना होगा। तो मैं सोच रही थी कि माँ जी से बात करके आलिया के साथ तुम्हारे रिश्ते की बात आगे बढ़ाऊं। बोलिए देवर जी। क्या कहा भाभी? आप सच कह रही हैं? पता है, मैं माँ से बात करने में काफी हिचकिचा रहा था। भाभी, आप वर्ल्ड की बेस्ट भाभी हो। मनीषा अपने देवर की गर्लफ्रेंड आलिया के बारे में अपनी सास से बात करती है और कुछ ही दिनों में आलिया और राज की धूमधाम से शादी हो जाती है। आलिया, आज तुम्हें उठने में काफी लेट हो गया है। चलो कोई बात नहीं, शादी की थकान है ना, तो वो हो ही जाती है अक्सर। वैसे आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, तो तुम क्या बनाने वाली हो? क्या कहा आपने मुझसे? ये खाना वाना बनाने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है ना? आपकी तरह घरेलू गंवार नहीं हूँ मैं, बल्कि एक पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की हूँ मैं। अमीर परिवार से होने की वजह से आलिया काफी ज्यादा घमंडी थी। वहीं मनीषा एक मामूली गरीब किसान की बेटी होती है, इसलिए उसमें बड़ा ही सादगीपन होता है। अपनी देवरानी के आने के बावजूद भी जेठानी पहले की तरह पूरे घर वालों को अकेले संभालती थी। ये लीजिए माँ, इस साल खेती करके पूरे 20,000 का मुनाफा हुआ है। और माँ, ये मेरी इस महीने की तनख्वाह है, पूरे 60,000 रुपए हैं। जेठ जी खेती करके सिर्फ घर में 20,000 रुपए दे रहे हैं, और एक मेरे पति कि पूरे महीने मेहनत करने के बावजूद भी सारी सैलरी माँ जी के हाथ में रख देते हैं। देखा जाए तो यह घर मेरे पति के पैसों से ही चल रहा है। हाँ, अगर ऐसे ही रहा तो फिर एक दिन मेरे पति को कंगाल कर देंगे ये लोग। अब लगता है मुझे ही ना कुछ करना होगा। रोशन को शुरू से ही खेती में काफी लगाव था, इसलिए वो बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़कर किसान का काम शुरू कर देता है। वहीं छोटा भाई राज पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार था, इसलिए आज वो एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में लाखों रुपए की जॉब करता है। अपने जेठ को इतने कम और अब अपने पति को इतने ज्यादा पैसे देते हुए देखकर आलिया अपने मन ही मन में काफी गुस्सा होती है, और अब वो अपने बनाए हुए प्लान को अंजाम देने के लिए अब आलिया अपनी सास के करीब जाने की कोशिश करती है। माँ जी, आप तैयार नहीं हुई? हमें सत्संग में जाना है ना? ये क्या माँ जी, आपकी तो इतनी उम्र में इतने ज्यादा सफेद बाल हो गए हैं और चेहरे पे भी बहुत ज्यादा डार्क स्पॉट आ गए। आप एक काम करिए, आप ना आज मेरे साथ पार्लर चलिए। अरे बहू, तो भी ना यह उम्र मेरे पार्लर जाने की थोड़ी ना है। माँ जी, अगर आलिया कह रही है तो चली जाइए, आज मैं सत्संग में अकेले ही चली जाऊंगी। अपनी बड़ी बहू मनीषा के कहने पर साधना आलिया के साथ पार्लर चली जाती है। अब अक्सर आलिया अपनी सास साधना को शॉपिंग के लिए मॉल
पार्लर और मूवी और अलग अलग जगह पर घुमाने के लिए ले जाती है, जिसके चलते अब साधना के लिए उसकी छोटी बहू सबसे ज्यादा प्यारी हो जाती है। ऐसे ही एक दिन, माँ जी आज मंदिर में बहुत बड़ा जागरण होने वाला है। अपने मोहल्ले की सभी औरतें वहाँ जा रही है, आप भी चलिए ना। कितना समय हो गया है आपको किसी भी जागरण और सत्संग में गए हुए। क्या भाभी, आप भी ना हर रोज जागरण और सत्संग का ड्रामा करके माँ जी को उठा देती है। अरे इतनी बोरिंग जगह पर कोई कैसे जा सकता है। आलिया तमीज से बात करो, जानती हो ना तुम किस चीज के बारे में बात कर रही हो। भला भगवान से जुड़ी चीजों के बारे में कोई ऐसा कैसे कह सकता है। भाभी आज तक मेरी मम्मी पापा ने मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश तक नहीं की, और तुम मुझसे इस तरह से बात कर रही हो। बस हो गया ना भाभी, मेरी इज्जत भी कोई इज्जत होती है। बस हो गया, अब आप इस तरह से मेरी बेइज्जती नहीं कर सकती हो। मैं अब इस घर में और नहीं रह सकती। अरे अरे नहीं आलिया बहू, तुझे घर छोड़ के जाने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, तू तो मेरी बेटी जैसी है। इस मनीषा की ना बहुत जबान चलने लग गई है, इसलिए अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इस घर का बंटवारा करके ही रहूंगी। आखिरकार मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया। आलिया का मकसद शुरू से ही इस घर का बंटवारा करना था। साधना आलिया के बहकावे में आकर अच्छी प्रॉपर्टी आलिया के हिस्से में कर देती है। वही मनीषा और रोशन को रहने के लिए अपने घर के सामने बनी एक छोटी सी झोपड़ी देती है। इस बारिश के मौसम में आए दिन उस झोपड़ी में कभी छत से पानी टपकता तो कभी दरवाजे खिड़कियों से पानी घर के अंदर आ जाता। मुझे माफ कर दो मनीषा, अगर मैं पढ़ा लिखा होता और एक अच्छी नौकरी कर रहा होता तो तुम्हें कभी भी ऐसी हालत में नहीं रहने देता। मैं जानती हूँ जी, जिंदगी में सुख के साथ साथ हमें दुख भी देखने पड़ते हैं। आप फिक्र मत करिए, देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। जहाँ एक तरफ आए दिन गर्मी, बारिश के मौसम में झोपड़ी में रहने की वजह से किसी न किसी परेशानी को झेलती रहती, वहीं आलिया ऐशो आराम से अपनी जिंदगी जीती रहती है। कितनी सुकून भरी जिंदगी है मेरी। सुबह शॉपिंग जाना, दोपहर में मूवी और रात में क्लब और पार्टी। जिंदगी हो तो ऐसी हो, मजा ही आ गया। साधना इस बंटवारे से काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि उसे टाइम पर पैम्पर करने वाली बहू जो मिलती है। लेकिन अब यही पैम्पर करने वाली बहू साधना की अच्छे से अक्कल ठिकाने लगाती है। आलिया बहू, सर में बड़ा ही दर्द हो रहा है, थोड़ा सा मेरे सर की मालिश कर दे बेटी। माँ जी, मैं वो आपकी बेचारी भोली भाली मनीषा बहू नहीं हूँ जो आपके कहते ही सारे काम छोड़कर आपकी सेवा में लग जाए। इतना ही सर में दर्द हो रहा है तो दवाई खा लीजिए, मुझे और भी काम है, समझी ना आप। इतना कहकर आलिया अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने के लिए निकल जाती है। घर की बहू होने के बावजूद भी आलिया अपने ससुराल में किसी भी जिम्मेदारी को नहीं संभालती है। आलिया, भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है और तुम हो कि तुम्हें पार्टी करने की पड़ी है। राज, तुम पढ़े लिखे हो, अनपढ़ गंवार नहीं हो। बाहर से ऑर्डर करके खाना खा सकते हो ना तुम। जहाँ एक कहने पर राज की भाभी उसके लिए तरह तरह के पकवान तैयार कर देती थी, वहीं राज की पत्नी को तो इस बात का होश भी नहीं था कि उसके पति ने सुबह से कुछ खाया भी है या नहीं खाया है। वहीं दूसरी तरफ राज को बारिश के मौसम में मूंग की दाल के पकोड़े कितने पसंद है। अगर आज मैं घर पर होती तो अभी तक राज ने ये सारे के सारे मूंग के पकोड़े खत्म कर दिए होते थे। बारिश के मौसम में मूंग की दाल के पकोड़े बनाते हुए मनीषा को अपने देवर की याद आई। तभी राज अपनी भाभी की झोपड़ी में जाता है। भाभी, अरे राज, तुम्हारी उम्र 100 साल से भी लंबी है। भगवान करे तुम बहुत जियो। तुम्हें पता है, मैं अभी तुम्हें ही याद कर रही थी। देखो, आज तो मैंने तुम्हारे मनपसंद के मूंग की दाल पकौड़े भी बनाए हैं। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। अगर मुझे पता होता कि आलिया से शादी करने के बाद वो इस तरह घर का बंटवारा कर देगी तो मैं उससे कभी शादी नहीं करता। नहीं नहीं राज, ऐसा मत कहो। आलिया कोई बुरी इंसान नहीं है, बस
अपने पैसों के घमंड में उसने यह सब क्या कर दिया है। एक दिन देखना, उसे अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। इतना सब करने के बावजूद भी मनीषा आलिया के खिलाफ एक गलत शब्द नहीं बोलती और अपने देवर को बिठाकर अपने हाथों से उसे मूंग की दाल के पकौड़े खिलाती है। लेकिन वहीं आलिया अपने ससुराल में बदतमीजी की सारी हदें पार कर चुकी थी। आलिया बहू, अब तो तू नशे भी करने लग गई है। तुझे शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? अरे माँ जी, यही तो हम अमीरों के शौक है। मैं तो कह रही हूँ, एक दो ग्लास आप भी लगा लीजिए। क्या बोलती हो माँ जी? आलिया की बदतमीजी देखकर साधना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अब वो अपनी प्यारी लाडली बहू को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। मुझे नहीं पता था कि तू इतनी बेशरम लड़की है। मैं ही पागल थी जो तेरे बहकावे में आकर अपनी लक्ष्मी जैसी बहू को घर से निकाल बैठी। लेकिन अब मैं अपनी गलती को सुधारूंगी। साधना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद अब साधना अपनी बड़ी बहू से माफी मांगती है और वापस उसके घर में जाती है। वहीं अब अपनी सास की सख्ती करने पर आलिया भी अपनी हरकतों को सुधारने लगती है और अब दोनों देवरानी जेठानी एक साथ खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगती है।